नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको तमाम वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की होगी, जो शुक्रवार को यानी चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों के स्पीकर विपक्ष को इस बात का एहसास करवाते नहीं थके कि जनता के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस तरह के हंगामे का बुरा असर पड़ेगा, लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा और 267 के तहत पहले अपनी बात रखना चाहता था, जबकि लोकसभा स्पीकर का यह साफ कहना है कि प्रश्नकाल पूरा होने पर विपक्ष अपनी बात पूरे इत्मीनान से रख सकता है। लेकिन विपक्ष स्पीकर की इस बात से सहमत नहीं है, जिस वजह से सदन की कार्रवाई पिछले 4 दिनों से लगातार स्थगित होती दिखी। अब सवाल यह उठता है कि 267 का नियम कहता क्या है, जिसके तहत विपक्ष पहले अपनी बात रखना चाहता है और सदन में प्रश्नकाल क्या होता है, जिसके तहत स्पीकर सदन को चलाना चाहते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी रिपोर्ट में। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि अक्सर संसद सत्र की शुरुआत से पहले अमेरिका में भारत को लेकर कोई रिपोर्ट जरूर आ जाती है और विपक्ष उसे मुद्दा बनाकर सत्र की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ा देता है। यह कोई छोटी बात नहीं है, इस पर आप सभी का ध्यान जाना बेहद जरूरी है। इस पर विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। इस खबर के बाद बात होगी संभल हिंसा की, जिसे लेकर देश की सुप्रीम अदालत में सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अभी नहीं खुलेगी। इलाके में शांति व्यवस्था जरूरी है। संभल हिंसा को लेकर सुप्रीम अदालत ने और क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी आपको तफसील से बताएंगे अपनी विशेष रिपोर्ट में। इसके बाद रुख करेंगे हरियाणा का। हरियाणा की सियासत से जुड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारियां देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक बयान दिया गया। इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें निशाने पर लिया और दोनों ओर से जमकर वार पलटवार होता हुआ नजर आया है। इसके बाद हमारी अगली खबर किसानों के मुद्दे पर रहने वाली है, जिसमें विपक्ष का कहना है कि हरियाणा के किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, जबकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसकी हकीकत है क्या, यह आपको दिखाएंगे, यह आपको बताएंगे और आंकड़ों के जरिए समझाएंगे। आखिर में बात होगी गुरुग्राम और मेवात की। गुरुग्राम और मेवात में मिली करोड़ों के मोबाइल फोन यह बताते हैं कि किस तरीके से चोरी का धंधा फल फूल रहा है। इसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें विस्तार से। शुरुआत संसद के शीतकालीन सत्र की खबर से, जिसके चौथे दिन भी हंगामा भरपूर देखने को मिला। शुक्रवार को सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने एक मर्तबा फिर हंगामा शुरू किया, जिस वजह से सदन की कार्रवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 दिनों में संसद की कार्रवाई सिर्फ 40 मिनट चली, यानी औसतन हर दिन सिर्फ 10 मिनट सदन चल पाया। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को चौथे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के नेताओं ने अडानी और संभल के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, जिस पर लोकसभा के स्पीकर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और शांति से अपनी बात रखने की अपील की। लेकिन जब विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो सदन की कार्रवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि 25 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 4 दिनों में महज 40 मिनट ही चल सका, यानी हर दिन औसतन 10 मिनट सदन की कार्रवाई चली है। और वो भी हंगामे के बीच। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। तो आपको बता दें कि विपक्ष 267 नियम के तहत सदन की कार्रवाई चाहता है, यानी इसे सीधा और सरल शब्दों में समझें तो विपक्ष सत्र की शुरुआत में प्रश्नकाल नहीं चाहता है और सीधा अपने मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहता है, जबकि स्पीकर का कहना है कि प्रश्नकाल के बाद विपक्ष अपनी बात पूरे इत्मीनान से रख सकते हैं। अब जरा प्रश्नकाल को भी समझ लीजिए, देश हित में कितना अहम होता है। दरअसल लोकसभा में सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है
इसमें देश के कोने कोने से आए सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से संबंधित मंत्री से सवाल जवाब करते हैं। उदाहरण के लिए गरीब को पीएम आवास का कितना लाभ मिला, कहीं पुल का निर्माण जरूरी है तो क्यों नहीं हो रहा, इलाके में रेलवे का काम कब पूरा होगा, गरीबों के स्वास्थ्य लाभ से जुड़े मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की समस्या को लेकर सवाल, यानी वो सब कुछ जो जनहित से जुड़े हों। एक चुना हुआ सांसद प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछ सकता है और इस पर सरकार को अपना जवाब देना होता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमारे लिए प्रश्नकाल से ज्यादा जरूरी अडानी और संभल हिंसा है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, क्योंकि अधिकांशतः जब भी संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती है, उसकी टाइमिंग एक दिलचस्प सवाल खड़े करती है। लेकिन कैसे, अब जरा इसे भी समझिए। इस बार 25 नवंबर को संसद सत्र शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले यानी 22 नवंबर को अमेरिका की एक कोर्ट ने भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ एक फैसला सुना दिया और संसद में इस मुद्दे को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। इससे पहले 22 जुलाई को संसद का बजट सत्र शुरू हुआ था, लेकिन इसी दौरान 12 अगस्त को अमेरिका की हिंडनबर्ग ने सेबी को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके बाद बाकी का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके बाद 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हुआ था। इससे 6 दिन पहले नीट पेपर लीक मामला सामने आया और सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसे में सवाल तो उठेगा, मामला चाहे कहीं का हो, समय और पैसा भारत का बर्बाद होता है। आपको बता दें, सिर्फ इस बार सत्र नहीं चलने की वजह से अभी तक आम जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुका है। दरअसल संसद सत्र की शुरुआत होने पर हफ्ते में 5 दिन काम होता है। रोज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक सदन चलती है। इसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक भी होता है, यानी हर दिन 6 घंटे कार्यवाही का समय होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सदन चलाने में हर घंटे 1 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी एक दिन का खर्च करीब 10 करोड़ रुपए आता है। इस लिहाज से 4 दिन सत्र स्थगित होने पर जनता का करीब 40 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुका है। यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि सदन में विपक्ष का काम मुद्दों को उठाना होता है और बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन हंगामे की वजह से आम लोगों का जो नुकसान होता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात यूपी के संभल की, जहां हिंसा हुई, जिसे लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अभी नहीं खोली जाएगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से भी यह कहा है कि 8 जनवरी तक इस मामले में कोई फैसला ना ले। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के विवाद को लेकर देश की सुप्रीम अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अभी नहीं खोली जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से भी कहा कि 8 जनवरी तक इस केस में कोई फैसला नहीं लिया जाए। संभल में हुई हिंसा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा की मस्जिद कमेटी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए और अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर सुनवाई हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सील कवर में दाखिल की जा सकती है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई एक्सप्रेशन या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। पीस और हार्मनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी चिंता जाहिर की और स्टेट ऑफ यूपी के जो वकील थे KM नटराजन साहब, उन्होंने कहा कि वो सारे कदम लेंगे पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए। नहीं, रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग तब तक स्टे रहेगी जब तक आप हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं करते हैं, और जब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा आगे क्या होना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ट्रायल का स्टे का मतलब ही नहीं आता जब ट्रायल में अगली डेट 8 जनवरी पड़ी हुई है। देखिए, 5 लोगों की हत्या हुई, 5 लोगों की हत्या हुई और ऐसी अराजकता पूरे देश के अंदर होगी। यही अजमेर के अंदर हो रहा है। तो हम तो कल कई दिन से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के रोक लगाने का काम किया। हम तहे दिल से उसका शुक्र भी अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अंदर ये जो अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी थी, इसके ऊपर रोक लगेगी। नहीं, देखिए, फायरिंग सीधे 5 बल्कि अब तो 6 हो गए, 6 लोगों की हत्या हुई है।
उन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है भाई? उनको तो तय करना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि सिटिंग जज से आप जांच कराइए। सीधे फुटेज है गोली मारते हुए, आप कह रहे हैं कि साहब तमंचों से, कट्टों से, ना तो तमंचे का कोई फोटो आ रहा है ना दिखाई दे रहा है, और गोली जो लग रही है, मैं भी चूंकि मुझे बंदूक चलानी आती है, मैंने भी शूटिंग करी है, शूटिंग कंपटीशन में भाग लिया है। राइफल की गोलियों से गोली आर पार होती है, आदमी के आर पार गोली निकली हुई है, आर पार गोली निकली हुई है। तो ये जो चीजें हैं ये जांच का विषय है और इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके कि इंसान की जान की कीमत आप समझने का भी काम ना करो, आप सीधे गोली मार दो माथे पर, छाती पर। पत्थरबाज थे तो पत्थरबाज समझ करके टांग पे गोली मार देते भाई। कि मामले में सही और गलत क्या है, इसे अभी नहीं देखना है। याचिकाकर्ताओं को आदेश के चुनौती देने का पूरा अधिकार है और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि शांति बनी रहे। हाईकोर्ट के आदेश के बिना आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका दाखिल होते ही 3 दिन के अंदर सुनवाई शुरू करे। सरकार को दिए आदेश में कहा गया है कि संभल में शांति बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय में शांति समिति का गठन करे। उत्तर प्रदेश की संभल मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी सुनवाई पूरी नहीं कर लेता तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी, यानी कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो कार्रवाई की बात की गई है उस पर रोक रहेगी। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने जो बात रखी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इसलिए अब हाई कोर्ट जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कही है। मुस्लिम पक्ष को कहा है कि 3 दिनों के भीतर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो कार्रवाई की बात की गई है उस पर रोक रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट के आदेश के आधार पर जो सर्वे की रिपोर्ट जो तैयार की जानी है वो ट्रायल कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा है। ट्रायल कोर्ट में ये रिपोर्ट प्रशासन के अधिकारी सीलबंद लिफाफे में जमा कराएंगे और अब फिलहाल ट्रायल कोर्ट के आदेश पर जब तक रोक रहेगी जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी सुनवाई पूरी नहीं कर लेता। एक तरफ संभल हिंसा को लेकर देश की सुप्रीम अदालत में सुनवाई हुई तो दूसरी ओर संभल की चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इस वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है, जिस पर कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। वहीं शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पुलिस के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ था और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। संभल की घटना न्यायालय के ऊपर अटैक है। न्यायालय द्वारा भेजी गई टीम को जान से मारने की कोशिश है और निश्चित रूप से इसकी सुनवाई होनी चाहिए, हमें न्याय की उम्मीद होगी। 24 नवंबर हुई हिंसा में 4 युवकों की मौत के बाद तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर सरकार की ओर से 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार करेंगे और 2 माह में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। बता दें कि 19 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उसी दिन दोपहर को सर्वे का आदेश दिया गया। शाम 5:30 बजे याचिकाकर्ता और कमिश्नर डीएम राजेंद्र पेंसिया से मिले। 6 बजे सभी जामा मस्जिद पहुंचे और मुस्लिम पक्ष के साथ मीटिंग हुई। करीब 7:30 बजे सर्वे का पहला चरण पूरा हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ अफसर दूसरे दिन के सर्वे के लिए पहुंचे। इसी दौरान अफवाह फैली और मस्जिद के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद शुरू हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा के लिए सपा सांसद जियाउर रहमान को भी दोषी बताया गया।
और करीब 2700 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी पुलिस ने हिंसा में शामिल करीब 100 लोगों के पोस्टर भी चस्पा किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए अब रुख कर लेते हैं हरियाणा की सियासत से जुड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने पलटवार कर दिया और कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसी वजह से वो कुछ भी बोलते रहते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर सवाल उठाए थे, जिस पर हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। देखिए, उनका कहना बनता है, क्योंकि इस समय और उनके पास कोई हल भी नहीं है। वो कभी डेंगू की बात करते हैं, कभी और बात करते हैं। वो इन्हीं सब बातों को लेकर ही अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के लोग जानते हैं कि अब उनकी बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार पूरी साजिदगी से हर लेवल पर हर चीज के प्रति काम करने का काम कर रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, चाहे वो हेल्थ की समस्या है, चाहे वो डेंगू को लेकर हो। पूरी तरह से सरकार जागरूक और प्रकार से काम कर रही है। दरअसल प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि हरियाणा अपराध में नंबर 1 बनता जा रहा है और कोई भी व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो है अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये विफल सरकार है, इसका कोई ध्यान नहीं है। तो ये तुरंत जो है इसके कदम उठाने चाहिए ताकि लोग शांति रहे। आज कोई भी हरियाणा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षा सबसे पहला कर्तव्य होता है सरकार का। हरियाणा में एक और बीजेपी अपनी जीत से गदगद है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हमलावर होने का कोई मौका नहीं चूक रही है। लेकिन इन सब के बीच हकीकत ये भी है कि चुनावी रिजल्ट के इतने दिनों बाद भी हरियाणा कांग्रेस नेता विपक्ष का चुनाव नहीं कर सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा में विपक्ष लगातार यूरिया और डीएपी की कमी पर सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्ष का कहना है कि गेहूं की बुआई चल रही है और किसान यूरिया और डीएपी के लिए परेशान है। लेकिन क्या वास्तव में हालात ऐसे हैं? किसानों को खाद की किल्लत से क्या दो चार होना पड़ रहा है? इस बाबत कृषि अधिकारी और खुद किसान यानी ग्राउंड जीरो पर जब सूर्या समाचार की टीम पहुंची तो क्या देखने को मिला, जरूर देखें। कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा, जहां की खुशहाली और आय का मुख्य स्रोत है खेती किसानी। लिहाजा प्रदेश की सरकार भी किसानों के हितों का विशेष ख्याल रखती है, जिससे समय से किसान खेतों से बहुमूल्य फसल पैदा कर सके। दरअसल प्रदेश भर में किसान गेहूं की बुआई में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार यूरिया और डीएपी की कमी का रोना रो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में प्रदेश में खाद की कमी हो गई है? यमुनानगर में कृषि विभाग ने दावा किया है कि खाद के लिए पैनिक स्थिति यमुनानगर में उत्पन्न नहीं होगी। कृषि विभाग का कहना है कि अब तक करीब 30,000 मीट्रिक टन यूरिया आ चुका है, जिसमें से 24,000 मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक में है। वहीं डीएपी करीब 8,000 मीट्रिक टन आ चुका है, जिसमें से 1,500 मीट्रिक टन स्टॉक में है। कृषि अधिकारी ने कहा कि खाद को लेकर किसानों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सभी व्यवस्थाएं ढंग से की गई हैं। जिला यमुनानगर में डीएपी की आपूर्ति मांग अनुसार सुचारू रूप से चलती रही है और आपने भी देखा होगा यहाँ पे कोई ऐसे जैसे कोई नकारात्मक खबरें अन्य जिलों से आई थी, यमुनानगर से कोई ऐसी खबर नहीं आई और ना ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि जैसे ही किसानों की मांग थी वैसे ही डीएपी यहाँ उपलब्ध होता रहा था। और जहाँ तक अब आगे सीजन में यूरिया की मांग है, उसके लिए भी प्रशासन द्वारा पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। अब देखना होगा कि अधिकारियों के दावे कितने सही साबित होते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के किसानों को भी इस बार बगैर किसी परेशानी के भरपूर मात्रा में खाद मिलने से किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यूरिया और डीएपी खाद एक किसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है।
लेकिन इस बार भरपूर मात्रा में खाद की सप्लाई होने से किसानों को समय पर खाद मिल रहा है। इतना ही नहीं, महेंद्रगढ़ जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक भी बना हुआ है। आपको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर माह में 7,233 MT खाद की जिले में आवक हुई। वहीं अब तक किसानों को 7,072 MT खाद वितरित की गई, जबकि 161 MT खाद स्टॉक में मौजूद है। सुनिए कृषि विभाग ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। जो डीएपी की सप्लाई की बात रही, हमारे जिले के अंदर ये बिल्कुल सामान्य रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। पूरा सीजन हमारा स्मूथ गया है। हमारे जिले के अंदर 2,60,000 एकड़ के अंदर सरसों की बिजाई होती है, 75,000 एकड़ के आसपास हमारा वीट होता है, 20,000 एकड़ के आसपास हमारी चने की बिजाई होती है। ऑलमोस्ट हमारी बिजाई पूरी हो चुकी है, तो गेहूं की 1-आध% बची होगी। जहां तक सप्लाई की बात थी, 1/10 को हमारे पास 1,500 MT डीएपी उपलब्ध था। नवंबर में 5700 MT हमारे पास आया और आज भी हमारे पास बैलेंस में 161 MT आज भी है। खाद्य वितरण को लेकर महेंद्रगढ़ का किसान काफी खुश दिखाई दे रहा है। सुनिए किसानों ने खाद की समस्या को लेकर क्या कुछ कहा। और हमने करीबन 10 एकड़ में सरसों की खेती कर रखी है जी। बाकी फसल लेट जरूर होगी, लेकिन खाद में, डीएपी में, यूरिया में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। टाइम टू टाइम मिलता रहा। जो सरकार की नीतियां हैं बहुत ही बढ़िया हैं। ये मोदी सरकार बहुत ही बढ़िया है। और अब की बार जैसा कि आप जानते हैं कि महेंद्रगढ़ जिला मतलब सरसों बोने में अग्रणी ही रहता है, पर अब की बार मौसम की मार की वजह से बिजाई भी थोड़े दिन बाद हुई है। और स्टार्टिंग में तो डीएपी यूरिया की थोड़ी किल्लत रही थी, बट अब वो डीएपी और यूरिया संपूर्ण तरीके से जिले को मिल रहा है। भिवानी में भी किसानों को फसल बुआई के लिए जरूरी डीएपी खाद प्रचुर मात्रा में किसानों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे किसानों को फसलों का अच्छा उत्पादन मिल सके। भिवानी में अब तक 11,366 मीट्रिक टन डीएपी खाद की आवक हुई है। 1,350 रुपए के भाव से किसानों को डीएपी वितरित की गई। अब तक 200 मीट्रिक टन खाद सरकार के गोदामों में रखी हुई है। वहीं 1,900 मीट्रिक टन खाद अभी आनी बाकी है। किसानों को खाद नेफेड, सरकारी एजेंसियों, कॉर्पोरेट सोसाइटी और प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से वितरित की जा रही है। सुनिए अब इस पूरे मुद्दे पर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा। अगर डीएपी की अगर हम बात करते हैं तो जो 1 अक्टूबर को भिवानी जिले का जो ओपनिंग स्टॉक था या अपने पास जो स्टॉक में थी वो 5514 MT थी। उसके बाद और आई, कुल मिला के अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में इस सीजन में 11,386 MT डीएपी अब लग या तो स्टॉक में थी या आ चुकी है। और अगर इसकी रेट के बारे में आप जानना चाह रहे थे, रेट डीएपी का वो तो पूरे हरियाणा के अंदर या सब जगह 1,350 है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 नवंबर 2025 तक 40,31,115 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक 4,97,911 मीट्रिक टन खपत हुई। मौजूदा समय में सभी जिलों में कुल 3,53,905 मीट्रिक टन यूरिया 26 नवंबर 2024 तक स्टॉक में उपलब्ध है। कैथल में सबसे अधिक यूरिया का स्टॉक 36,127 मीट्रिक टन उपलब्ध है। सबसे कम पंचकुला जिले में 1,933 मीट्रिक टन स्टॉक मौजूद है। इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है और किसानों को लगातार यूरिया और डीएपी उपलब्ध हो रहा है। सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार, नारनौल से जुगेंद्र कुमार, भिवानी से इंद्रवेश दुहन और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। और अब खबर गुरुग्राम और मेवात से। गुरुग्राम और मेवात में बरामद चोरी के करोड़ों मोबाइल फोन हुए, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने बड़ी सतर्कता के साथ कर दिया है। और अब इन सभी मोबाइल फोन को उन पीड़ितों के हवाले किया जाएगा जिनके फोन चोरी हुए थे और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज भी करवाई थी। यह रिपोर्ट जरा आप देखें। आपको और हमारे गली मोहल्लों में मोबाइल फोन की चोरी आम वारदात होती है। आए दिन किसी न किसी का फोन चोरी हो जाता है और कई बार तो राह चलते कोई झपटमार फोन छीनकर फरार हो जाता है। लेकिन ऐसी वारदात पर नकेल कसने में जुटी हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
इस साल 1 जनवरी से लेकर अब तक 2397 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत 5 करोड़ 64 लाख आंकी गई है और इन सभी फोन को पीड़ितों को सौंपा गया है। विकास कुमार अरोड़ा जी के निर्देशों के अनुसार काम करते हुए 1 जनवरी 2024 से लेकर और 27 नवंबर 2024 तक करीब 5 करोड़ 64 लाख रुपए के ऐसे करीब 2400 मोबाइल फोन जो लोगों के गुम हुए थे, उनको गुरुग्राम पुलिस के द्वारा ढूंढा गया है तथा इन मोबाइल फोन को लोगों के सुपुर्द किया गया है। सर कितने मोबाइल फोन थे जो चोरी हुए थे? और ये जो पुलिस के द्वारा ढूंढे गए हैं, उस पोर्टल पर लोगों द्वारा जब कंप्लेंट फाइल की जाती है तो उसमें कुछ कमियों के कारण कुछ अगर वो गलत IMEI सिलेक्ट कर देता है या अगर कोई डबल IMEI का सिम मोबाइल फोन है, अगर उसमें वो दूसरा IMEI सिलेक्ट नहीं करता है तो उस केसेज में ट्रेसिबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा अभी तक लगभग करीब 2400 मोबाइल फोन ट्रेस किए गए हैं, जिनको लोगों के सुपुर्द किया गया है। सर कुछ लोगों को भी इस मामले में पकड़ा गया है? ये जो मोबाइल फोन है ये गुम हुए मोबाइल फोन है और इसके अतिरिक्त जो भी चोरी के मोबाइल फोन में अगर कोई व्यक्ति पुलिस को संलिप्तता मिलती है तो उसको पुलिस गिरफ्तार करके नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सर कैसे ये मोबाइल फोन जो है वो ट्रेस किए जाते हैं, क्या कुछ उसका प्रोसेस? ये जो CEIR एक पोर्टल है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसका की URL है www.ceir.gov.in। उस पोर्टल पर जैसे ही आप अपना गुम हुआ मोबाइल फोन का IMEI डालेंगे, वो उस IMEI को ब्लॉक कर देगा। तो अगर कोई व्यक्ति उसमें अपनी सिम कार्ड डालने की कोशिश करता है, वो IMEI ब्लॉक होगा, वो सिम कार्ड उसमें चलेगा नहीं, परंतु इसकी इंटीमेशन पुलिस जो रिपोर्ट जनरेट करती है उसमें आती है और जिसके बेस पर के गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रेस करके और जो उसका जो जायज मालिक है उसके हैंडओवर कर दिया जाता है। मोबाइल फोन को लेकर एक बड़ी सफलता नूह पुलिस के हाथ भी मिली है, जिसमें चोरी के 1300 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दरअसल ये सभी फोन झारखंड की एक गाड़ी से लूटे गए थे और नूह के साकरस गांव में छिपा कर रखा गया था। एक अनुमान के मुताबिक फोन की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में हमारी ये कोशिश कि दिखाएं हम आपको वो खबरें जो सीधा जुड़ी है आपसे। अभी के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।